हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के इस पीरियड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, अपन ने अपने पिछले पीरियड में उत्सर्जन तंत्र प्रारंभ किया था और अपन ने उत्सर्जन की परिभाषा पढ़ी थी कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। ये नाइट्रोजनस उत्सर्जित पदार्थ कौन से थे? सबसे बेसिलाई अमोनिया, फिर यूरिया और फिर यूरिक अम्ल। इस आधार पर अपन ने पढ़े थे जंतु तीन प्रकार के, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। उसके बाद अपन ने बात की थी उत्सर्जन तंत्र की संरचना, जिसका निर्माण एक जोड़ी वृक्क मेसोडर्मल उदरगुहा में स्थित, जिनका दबाव भाग हाइलम या नाभिक, जहाँ से एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकलती हैं, आगे चलकर मूत्राशय या ब्लैडर में खुलती है, ब्लैडर या मूत्राशय आगे चलकर यूरिथ्रा या मूत्र भाग में खुल जाता है। उसके बाद अपन ने एक वृक्क का अनुदैर्ध्य काट काटा और उस काट का चित्र बना के अपन ने देखा था कि वृक्क के अंदर दो भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला मध्य का भाग है और कोर्टेक्स परिधि का भाग है। मेडुला कई जगह कोर्टेक्स में जाकर धंस जाता है, जिनको पिरामिड नाम दिया था, और कोर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में धंस जाता है, जिन्हें बर्टीनी के वृक्क स्तंभ नाम दिया था। प्रत्येक पिरामिड के नीचे एक कस्प नुमा संरचना थी और वो कप नुमा संरचना सारी मिलकर एक पेल्विस नामक संरचना बना रहे थे। तो इस डायग्राम को अपन बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर भी रिवीजन कर लेते हैं कि ये वृक्क का दबाव, हाइलम या नाभिक और मूत्रवाहिनी का अगर थोड़ा भाग पेल्विस इस प्रकार से था। वृक्क का ये मध्य का भाग और ये परिधि का भाग, ये था कोर्टेक्स। अनुप्रस्थ काट में कोर्टेक्स में इस प्रकार के डॉट्स दिखाई देते हैं। अभी अपन देखेंगे ये डॉट क्यों दिखाई देते हैं। कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोर्टेक्स में डॉट क्यों दिखाई देते हैं। और ये जो ये जो मेडुला था, इसमें इस प्रकार लाइनिंग दिखाई देती है और ये कप नुमा संरचना सभी मिलकर बनाती हैं पेल्विस, और ये था मेडुला मध्य। आज अपन बात करेंगे वृक्क की संरचना का निर्माण कौन कर रहा है, वृक्क की इकाई क्या है। तो उसमें वृक्क जो है वो छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। इन उत्सर्जन नलिकाओं का नाम होता है नेफ्रॉन। मूत्रजन नलिका, वृक्काणु। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मानव के एक वृक्क में लगभग 10 से लेकर 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस वृक्क के संरचना का अध्ययन करते समय अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग मेल पिगिकाय और दूसरा भाग उत्सर्जन नलिका या एक्सक्रीटरी डक्ट। मेल पिगिकाय के दो भाग, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ, दोनों को सम्मिलित रूप से मेल पिगी बॉडी, मेल पिगी वैज्ञानिक का नाम है, उसके आधार पर रखा। उत्सर्जन नलिका के तीन भाग, समीपस्थ कुंडलित भाग, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, दूरस्थ कुंडलित भाग, और दोनों के बीच में एक यू आकार की संरचना, जिसको बोलते हैं हेनले का लूप। तो समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग, इस प्रकार एक नेफ्रॉन इनसे मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को यूँ समझे, उत्सर्जन नलिका को, इट्स ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, बालों में लगाने वाली पिन जो होती है उस प्रकार की संरचना होती है। एक नेफ्रॉन को अपन देखें तो किडनी में यहाँ स्थित है नेफ्रॉन, ऐसे ये समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले का लूप और ये दूरस्थ कुंडलित भाग। तो पहले इस संरचना को चित्र बना के अपन समझते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन बोमेन संपुट।
एक प्यालेनुमा संरचना जो पोडोसाइट नामक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस प्यालेनुमा संरचना के निकलते उत्सर्जन नलिका, इसके प्रारंभिक भाग को कई बार ग्रीवा भी कह देते हैं, और यहाँ से निकलने के जस्ट बाद ये इस प्रकार कुंडलित हो जाती है। और आगे चलकर एक संरचना हेनले के लूप में खुलती है, जो एक यू आकार की संरचना है जिसकी दो भुजाएं हैं। एक भुजा जो नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, इसको बोलेंगे अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म। दूसरी भुजा ऊपर जाएगी, जिसको बोलेंगे अपन आरोही भुजा। आरोही भुजा थोड़ी चौड़ी होती है अवरोही भुजा से। ये कहलाएगा हेनले का लूप। ये भुजा थोड़ी सी संकरी है, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। हेनले का लूप आगे चलकर कुंडलित होकर और दूरस्थ कुंडलित भाग का निर्माण करता है। इस प्रकार डिस्टल कोनुलेटेड पार्ट, ये दूरस्थ कुंडलित भाग भी आगे चलकर एक संग्रह नलिका में खुल जाता है, जो मेडुला में होती है। यहाँ पर ये संग्रह नलिका एक बड़ी नलिका है, इसमें कई नेफ्रॉन एक साथ खुलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्यालेनुमा संरचना क्या कहलाएगी? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। प्रॉक्सिमल कोनुलेटेड पार्ट, समीपस्थ कुंडलित भाग, प्रॉक्सिमल कोनुलेटेड भाग। दूरस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग। संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। हेनले का लूप, हेनले लूप की ये भुजा जो नीचे आ रही है, अवरोही भुजा है। डिसेंडिंग, अवरोही भुजा। ये वाली ये लूप है। और ये आरोही भुजा, असेंडिंग। आरोही भुजा। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, इसमें ये पोडोसाइट है। इन कोशिकाओं का नाम है पोडोसाइट। इनमें कोई चयन की क्षमता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं उत्सर्जित पदार्थों को चयन कर लेती हैं। पोडोसाइट। समीपस्थ कुंडलित भाग की कोशिकाओं में अनेक सूक्ष्मांकुर होते हैं और अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। दूरस्थ कुंडलित भाग की कोशिकाओं में भी अनेक, जैसे कोशिका बनाए तो इस कोशिका में अनेक रसांकुर विलय या माइक्रोविलय या ब्रूस पोर्टर जैसी संरचना होती है और अनेक माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाए जाते हैं।
ब्रश बॉर्डर। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देते हैं और पदार्थों के सक्रिय अवशोषण में सहायक होते हैं। ये केंद्रक है, ये ब्रश बॉर्डर। अब अपन बात करें इस नेफ्रॉन संरचना समझ आ गई। इस नेफ्रॉन से क्रिया किस प्रकार से होती है, फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो नेफ्रॉन में रक्त आएगा और रक्त में से उत्सर्जित पदार्थ पृथक होंगे और रक्त वापस जाएगा। तो रक्त आता किससे है, एक वृक्क धमनी के द्वारा रक्त आता है। ये एक वृक्क धमनी है। इस वृक्क धमनी में से एक शाखा निकलती है प्रत्येक नेफ्रॉन के लिए। अत्यंत सूक्ष्म शाखा होती है धमनी की, अत्यंत सूक्ष्म शाखा को धमनिका बोलते हैं। तो एक धमनिका निकलती है और एक नेफ्रॉन में इस प्रकार से जाती है। इसे बोलते हैं अभिवाही धमनिका, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये गई। यहां जाने के बाद ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की अनेक शाखाएं लगभग 50 बार विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर बनाती है केशिका गुच्छ। ये केशिका गुच्छ की शाखाएं सभी वापस इकट्ठी होती है और इकट्ठी होकर वापस एक धमनिका बनाती है, जिसे बोलते हैं अभिवाही धमनिका, और ये कहलाते हैं अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका दूरस्थ कुंडलित भाग के चारों ओर शाखान्वित हो जाती है, विरास्त हो जाती है। मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूं। ये दूरस्थ कुंडलित भाग जो है, अलग से कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसी से बना देता हूं मैं। ये दूरस्थ कुंडलित भाग के जो शाखा है, ये दूरस्थ कुंडलित भाग के ऊपर से ये रुधिर केशिका इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से कई बार विभाजित होती है। बार विभाजित होकर इसके चारों ओर लिपट कर परिनलिका केशिका का निर्माण करती है। पेरिट्यूबुलर परिनलिका, परि यानी चारों ओर। इस प्रकार। और अब परिनलिका केशिका वापस संयुक्त होती है और सब जुड़ करके और एक शिरिका का निर्माण कर लेते हैं। ये सिलिका मिलकर और एक शिरा का निर्माण कर लेते हैं, इसे अपन वृक्क शिरा कहते हैं। वृक्क धमनी वृक्क के नाभिक या हाइलम से प्रवेश करती है। वृक्क शिरा हाइलम या नाभिक से बाहर निकलती है। धमनी रक्त लाती है और शिरा रक्त ले जाती है। तो ये थी वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। और वृक्क धमनी से निकली ये संरचना अभिवाही धमनिका,
एफरेंट अभिवाही, धमनी की अत्यंत सूक्ष्म शाखा धमनिका। धमनिका और ये अपवाही धमनिका, अप यानी दूर, इफरेंट आर्टियोल, अपवाही धमनिका। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? दोनों के मध्य क्या है? केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। अत्यंत पतली भित्तिका, इकैरी कोशिकाओं का ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। दोनों को सम्मिलित रूप से अपन लिखते हैं मेल पिगी काय। मेल पिगी वैज्ञानिक का नाम है मेल पिजन बॉडी या मेल पिगी काय। यह सूक्ष्मांकुर, कई बार इसको गिरिवा का भाग भी कहते हैं। ये क्षणिक इधर आएगा, इधर से होता हुआ इधर जाएगा, एनले के लूप में जाएगा, लूप से दूरस्थ कुंडलित भाग में, दूरस्थ कुंडलित भाग से होता हुआ और संग्रह नलिका में जाएगा। संग्रह नलिकाएं सारी मिलकर एक बड़ी शाखा बनाती हैं और वो पेलिस में आकर खुलती है। तो स्टूडेंट, ये है एक नेफ्रॉन की संरचना। मैं एक बार आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले नेफ्रॉन के दो भाग, मेल पिगी काय, ये बोमेन संपुट पहले नुमा संरचना, और इसके अंदर अभिवाही धमनिका आके बारंबार विभाजित होकर बना रही केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ वापिस इकट्ठा होकर अपवाही धमनिका बनाकर बोमेन संपुट से बाहर निकल रहा है। ये तो बात रही बोमेन संपुट की। नलिका का भाग समीपस्थ कुंडलित भाग, जिसकी कोशिकाएं अनेक पृष्ठ बॉर्डर से बनी हुई, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सक्रिय अवशोषण में भाग लेती है। आगे चल के खुलती है हेनले लूप में। हेनले का लूप जल अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जो जंतु रेगिस्तान में रहते हैं, ऊंट जैसे जंतु हैं, उनमें हेनले का लूप लंबा होता है और मेंढक में हेनले के लूप का अभाव होता है। हेनले का लूप की दो भुजाएं, एक नीचे आ रही है अवरोही भुजा संकरी है, दूसरी ऊपर जा रही है आरोही भुजा थोड़ी चौड़ी है। आगे चल के खुलती है दूरस्थ कुंडलित भाग में। दूरस्थ कुंडलित भाग की कोशिकाओं में भी सूक्ष्मांकुर या ब्रश बॉडी जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन समीपस्थ कुंडलित भाग की तुलना में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम होते हैं। आगे चलकर ये खुल जाती है संग्रह नलिका में। स्टूडेंट्स, इस नेफ्रॉन का जो इतना भाग है ऊपर वाला, ये वाला भाग, ये स्थित है कोर्टेक्स में, और ये वाला भाग स्थित है मेडुला में। ये कोर्टेक्स में है, तो इसका अनुप्रस्थ काट कटता है तो ये डॉटेड दिखाई देता है, क्योंकि मेडुला में ये कटते हैं तो लंबाई में दिखाई देते हैं। तो अपन ने जो यहाँ चित्र बनाया है, ये एक बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग और संग्रह नलिका। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं समझता हूँ आपको नेफ्रॉन की संरचना अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक अपन पढ़ेंगे, जो उत्सर्जन की क्रियाविधि है वो इसी के द्वारा संपन्न होगी। स्ट्रेट किडनी के बाद अपन ने पढ़ा था यूरेटर, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, अग्रभाग पेल्विस कहलाता है और जाकर मूत्राशय में खुलती है। ब्लैडर या मूत्राशय में दो प्रकार की पेशियां हैं, रेखित और अरेखित, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जो मूत्र का संग्रह करता है, कुछ समय तक ऐच्छिक पेशियां कार्य करती हैं, लेकिन बहुत अधिक समय हो जाता है तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कम हो जाता है, अब अनैच्छिक पेशियां काम करने लग जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य सोचे मैं मूत्र का त्याग नहीं करूँगा, तो कुछ समय तक तो वो रुक सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब अरेखित पेशियां एक्टिव हो जाएंगी और उसका यूरिन पास हो जाएगा, मूत्र का त्याग हो जाएगा। ये आगे जाकर खुलती है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग जो है वो मादा में लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई का है, जबकि नर में लगभग 15 सेंटीमीटर का है। नर के अंदर मूत्र मार्ग में 3 भाग होते हैं। पहला जो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या होती हैं, जनन तंत्र में अपन पढ़ेंगे। एक जोड़ी ग्रंथियां, उसके मध्य से जो भाग निकलता है उसको प्रोस्टेटिक भाग बोलते हैं। उसके बाद छोटा सा भाग होता है जो झिल्लीमय भाग बोलते हैं। उसके बाद का भाग जो होता है वो पेनिस या सीसन से होकर गुजर करता है,
इसे शिशनीय भाग कहते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लगभग 14 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो वो आगे चलकर मूत्र जन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार नेफ्रॉन की संरचना कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये एक नेफ्रॉन पूरा स्ट्रक्चर और ये किडनी में किस प्रकार से स्थित है ये भी मैंने आपको एक रफ डायग्राम से बताया है। और एक उत्सर्जन नलिका के तीनों भाग, सेमीपस, दूरस्थ और ये भाग।